19वीं सदी में ही जो दूसरा आंदोलन हुआ वो 1873 और 76 के बीच 1873 और 76 के बीच बंगाल में ही पावना में पुनः आंदोलन हुआ। और यह आंदोलन मुख्य रूप से जो मारवाड़ी और गुजराती साहूकार थे उनके खिलाफ था। जो गुजराती और मारवाड़ी साहूकार थे उन लोगों के खिलाफ था। होता क्या था कि जो साहूकार थे ये अपनी लेखा जो बहियां होती थी उसमें गड़बड़ी करते थे, देते कुछ थे और रास लिखते कुछ थे। किसान प्राय अनपढ़ होते थे, तो इन अनपढ़ किसानों की मजबूरियों का लाभ ये साहूकार उठाते थे। दूसरा, एक तो लेखा गड़बड़ियां, लेखा में गड़बड़ी करते थे। दूसरा, जो सरकारी कर्मचारी होते थे वो जमीन की माप जोख में गड़बड़ी करते थे, पैसे लेकर के जमीन की जो माप जोख होती थी उसमें गड़बड़ी। तीसरी बात, जो किसान थे जो कि ज़्यादातर अनपढ़ थे, ये उनके अनपढ़ होने का जो है लाभ उठाते थे। तो अनपढ़ कृषक और उनका शोषण इन साहूकारों द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा था। ये समस्याएं थी ही, लेकिन अगर किसान अपनी समस्याओं को लेकर के न्यायालय जाते थे तो किसानों को न्यायालय में न्याय भी नहीं मिल पाता था। ज़्यादातर जो दीवानी मामले थे इसमें न्याय जो साहूकार होते थे या जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनके पक्ष में होते थे, तो न्याय ना मिलना, इन वजहों से आंदोलन ये हुआ। लोगों के अंदर गुस्सा था, लोग इन अव्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहते थे। और जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई तो ऐसी परिस्थितियों को नेतृत्व करने वाले लोग मिल गए जो इन परिस्थितियों के खिलाफ उठकर के खड़े हो गए। हुआ क्या, दो नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में ये आंदोलन 1873 से 76 के बीच हुआ। इस क्षेत्र के लोगों को 1850 के एक अधिनियम 10 के द्वारा एक विशेष अधिकार प्राप्त था। इस चीज को समझ लीजिए, 1858 का अधिनियम 10, अधिनियम 10 में व्यवस्था थी कि जो बंगाल का पावना क्षेत्र था, इस क्षेत्र के किसानों को जमीन पर अधिकार को सीमा तक प्राप्त था। लगभग 50% किसानों को जमीन पर अधिकार प्राप्त था। साथ ही साथ उनको एक विशेष संरक्षण प्राप्त था कि लगान की दरें अधिक नहीं बढ़ाई जाए। मतलब लगान की दरें अपने आप कंपनी सरकार नहीं बढ़ा सकती थी और ना ही उनकी ज़मीन छीनी जा सकती थी, क्योंकि 50% किसानों को लगान की दरों को ना बढ़ाने का और ज़मीन पर भूस्वामित्व का अधिकार प्राप्त था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1858 के नियम के द्वारा तो ऐसा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1773 से लेकर के जिस समय ये विद्रोह हुआ 1873, ये 100 वर्ष का समय, इस 100 वर्ष के समय के दौरान 7 बार लगान बढ़ाया गया और लगान की दरें 7 गुना हो गई। 7 गुना लगान, तो लगान की दरें 7 गुना हो चुकी थी। आप इस बात को समझिए कि लगान की दरों का 7 गुना होना, ऐसी स्थिति में किसानों को बाध्य होकर के लगान के खिलाफ और इन साहूकारों द्वारा जो गड़बड़ियां हो रही थी इसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पावना के जो किसानों ने आंदोलन किया, ये आंदोलन कोई हिंसक नहीं था, ये कानून के दायरे में थे। और ये आंदोलन पावना से निकल करके ढाका मेमन सिंह, राजशाही,
बांकुड़ा और फरीदपुर के इलाकों में फैल गया। तो इन क्षेत्रों में भी ये आंदोलन का विस्तार हो गया। अंत में इस आंदोलन को कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भी समर्थन किया। सर कैम्पबेल जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने भी किसानों के पक्ष में साहूकारों के द्वारा जो होने वाले शोषणपरक व्यवहार थे या सरकार के द्वारा इनका विरोध किया। तो सर कैम्पबेल ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जो साहूकारों की नीतियों के खिलाफ हुआ। इसी प्रकार का एक आंदोलन दक्कन में हुआ जिसको दक्कन दंगा कहते हैं। दक्कन दंगा 1874-75 में ये हुआ, 1874-75 CE। और ये आंदोलन सिरूर तालुका है पूना जिले में। सिरूर तालुका के करडाह गांव का नाम था करडाह गांव। यह भी आंदोलन एक साहूकार की गलत नीतियों से प्रारंभ हुआ। एक साहूकार था जो मारवाड़ी साहूकार थे, कल्लू राम ने एक महाराष्ट्र के कृषक थे बाबा साहिब देशमुख ने 150 रुपये का केवल कर्ज ले रखा था। वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे थे। को कल्लू राम ने न्यायालय से एक ऐसा आदेश प्राप्त कर लिया कि इनके घर को वो बिक्री करके वसूली कर सकते थे या घर पर कब्जा कर सकते थे। तो कल्लू राम ने बाबा साहेब देशमुख के उस घर को इन्होंने ध्वस्त करा दिया और उस पर अधिकार कर लिया। तो एक मारवाड़ी साहूकार के द्वारा कल्लू राम देशमुख के घर को जो ध्वस्त किया गया, इससे आसपास के सारे जो किसान थे वो भड़क गए। किसान सब उग्र हो गए और उन किसानों ने आसपास के इलाकों में साहूकारों की हवेलियों पर आक्रमण करना, उनके बही खातों को जलाना, उनके अनाज के गोदामों को लूटना, ये चालू कर दिया। और देखते देखते ये आंदोलन जो सिरूर तालुका से चालू हुआ, ये 6 तालुकों में 33 स्थानों तक फैल गया। और एक दिन 12 मई 1875 को सूपा एक बहुत बड़ी अनाज मंडी थी, वहां अनाज मंडी में किसानों ने आंदोलन कर दिया। साहूकारों के जो कार्यालय थे, उनके जो मकान थे, उन पर जबरदस्त आक्रमण हुआ। तो सूपा कृषि मंडी जो पूना में थी और देखते देखते जून 1875 तक अहमदनगर में भी फैल गया। तो पूना सहित अहमदनगर को इसने अपने प्रभाव में ले लिया। ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भयभीत हो गई क्योंकि उसको लगा कि कहीं 1857 की घटना की पुनरावृत्ति ना हो जाए, कहीं फिर ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने जैसे तैसे किसानों के विद्रोह को ठंडा किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन से इतनी भयभीत हो गई कि उसने 1878 में दक्कन दंगा आयोग, एक आयोग बैठा दिया जो दक्कन में होने वाले इस दंगे की जांच के लिए भी बैठाया गया। इस दक्कन दंगा आयोग ने 1879 में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पारित किया गया और एक सिविल प्रोसीजर एक्ट बनाया गया कि अगर कोई किसान ऋण की अदायगी ना करे तो उसकी ज़मीन जब्त न की जाए, उसको जेल न भेजा जाए। इस प्रकार का नया सुधार लागू किया गया। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कृषकों को ये छूट दी गई कि उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, ना उनकी जमीन छीनी जाएगी। 19वीं सदी में ही एक आंदोलन पंजाब में हुआ, बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन है, कूका आंदोलन, राम सिंह कूका के द्वारा। पंजाब में होने वाला कूका आंदोलन
यह आंदोलन हुआ था राम सिंह कूका। होता क्या था कि पंजाब में ऋणग्रस्तता बहुत ज़्यादा थी और ज़मीनों की बार बार बिक्री होती थी, ज़मीन का हस्तांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा था। ऐसी स्थिति में पंजाब के किसानों ने जब ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डाला तो ब्रिटिश सरकार ने 1895 में एक कानून बनाया और उस कानून के द्वारा ज़मीन के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। लेकिन परिस्थितियाँ यहीं रुकी नहीं। 1900 में पंजाब टीनेंसी एक्ट लागू किया गया। 1900 CE में पंजाब टीनेंसी एक्ट लागू किया गया और उस एक्ट में ये प्राविधान था कि किसानों को भूमि कर में राहत दिया जाए। सहारनपुर भूमि अधिनियम के अनुसार किसानों को भूमि कर में राहत भी दी गई, साथ ही साथ उनको ये विशेष अधिकार दिया गया कि जो जमीन पर किराया है, जो भूमि का भाटक है, वो कुल उपज के आधे से अधिक न हो। होता क्या था कि जो बहुत से छोटे किसान थे वो बड़े किसानों से जमीन किराए पर लेकर के खेती करते थे, तो उनको जो लगान अदा करना है, भूमि का जो किराया देना है, वो कुल उपज के आधे से अधिक न हो। ये नियम बनाया गया और खास करके ब्रिटिश सरकार ने इस नियम को इसलिए बनाया क्योंकि पंजाब जो ब्रिटिश सेना थी उसकी नर्सरी मानी जाती थी। ज़्यादातर 50% लोग पंजाब से ब्रिटिश सेना में आते थे, इसलिए किसान परिवारों को राहत देने के लिए यह एक्ट विशेष रूप से 1900 में पारित किया गया। तो इस प्रकार ये प्रमुख आंदोलन और इन आंदोलनों के द्वारा किसानों को क्या क्या राहत दी गई, ये आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब इस अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि 20वीं शताब्दी में कौन से आंदोलन हुए और उन प्रमुख आंदोलनों के नेता कौन थे और उसके द्वारा किसानों को क्या राहत मिली। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय भी देंगे। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स।